जय श्री राम। मित्रों, शादी में देरी होना आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है। डाटा शो करता है कि इंडिया में मैरिजेस कम हो रही हैं। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से शादी में देरी होने के क्या कारण हैं, वो आज की हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। देखिए, सनातन धर्म में एक मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार पूरे करने को कहा गया है, जिसमें से विवाह भी एक है। जो लोग सन्यासी या ब्रह्मचारी नहीं हैं, उन्हें छोड़कर बाकी लोगों को यह संस्कार पूरा करना होता है, ताकि वो ग्रस्त जीवन में प्रवेश करके अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। लेकिन जीवन के बाकी कार्यों की तरह इस कार्य में भी ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव होता है, जिसके चलते या तो एक व्यक्ति का विवाह समय से नहीं हो पाता या फिर उसमें देरी हो जाती है। तो वो देरी क्यों होती है, किस ग्रह का विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से दोष विवाह में विघ्न डालते हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह इन सभी समस्याओं का निवारण करके विवाह में होने वाली देरी को दूर किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहला सवाल आता है कि शादी करें ही क्यों? क्योंकि आज के समय में युवा वर्ग के बीच शादी ना करने का जो भाव है वह काफी प्रबल है। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को और धर्म को बचाना है तो आपको अपने वंश और पीढ़ी को आगे बढ़ाना ही होगा। मनु लिखते हैं कि जिस तरह सब जीवों को जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, उतनी ही आवश्यकता बाकी आश्रमों को, गृहस्थ आश्रम की भी होती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दूसरे आश्रम संतुलित होते हैं, उनका पालन पोषण होता है। ऋषि गौतम भी अपने धर्म सूत्र में लिखते हैं कि गृहस्थ आश्रम ही सभी आश्रमों की जड़ यानी कि नींव है, और समाज के संतुलन के लिए उनका होना अति आवश्यक है। तो ऋषियों के दृष्टिकोण से देखें तो गृहस्थ होना एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के जो 4 पुरुषार्थ हैं, उनमें से अर्थ और काम की प्राप्ति का मुख्य मार्ग गृहस्थ जीवन ही है। गृहस्थ कोई व्यक्ति कब बनता है? जब वो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा पूरी करे और धन अर्जित करने का यानी पैसे कमाने का कोई साधन जुटा चुका हो। यही विवाह का आइडियल समय भी माना जाता है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को और अपने परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से संभालने के लायक नहीं हो जाते, तब तक विवाह नहीं करना चाहिए। और इसीलिए ऋषियों ने मिनिमम 25 वर्ष का लिमिट सेट किया है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ज्योतिष के अनुसार शादी में देरी किसको कहा जाता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो देश, काल और पात्र के अनुसार देरी का समय अलग अलग हो सकता है। देश जैसे कि जो पश्चिमी देश हैं, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन आदि, तो वहाँ पर लोग नॉर्मली 30 की उम्र के बाद ही शादी करते हैं। तो वहाँ पर 35 साल की उम्र तक अनमैरिड रहना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी और उसको वहाँ डिले नहीं कहा जाएगा। और अगर हम वर्ल्ड वाइड डाटा को भी देखें तो सभी देशों में शादी करने की औसत उम्र 18 से लेकर 38 वर्ष तक है। तो देश के अनुसार देरी का अर्थ अलग अलग हो सकता है। अगला आता है काल। इसके अलावा अलग अलग समय में भी देरी का मतलब अलग अलग होता है। पहले के समय में 25 साल तक शादी ना करना डिले माना जाता था, लेकिन आज के दिन में ये नॉर्मल बात हो चुकी है। उससे अगला है पात्र। कुछ लोग अपने एजुकेशन या कैरियर गोल्स की वजह से जल्दी शादी के बारे में सोचते नहीं हैं, और उनके लिए 30-35 साल भी शादी की नॉर्मल एज हो सकती है, जबकि दूसरों के लिए शायद वो 24-25 साल हो। यानी कि अगर हम देखें तो शादी कब डिले हो रही है, कब शादी करना नॉर्मल है, ये सब बातें सब्जेक्टिव हो सकती हैं। लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए हम मान के चलते हैं कि भारत में अगर कोई शादी करना चाहता है और वो प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद 34-35 साल की उम्र तक उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको हम मैरिज डिले कह सकते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार अगर मैरिज डिले को समझने का प्रयास करें तो ज्योतिषी किसी फिक्स्ड एज के अकॉर्डिंग मैरिज को डिले नहीं मानता, बल्कि यह ग्रहों और भावों की स्थिति को देखकर मैरिज डिले को डिफाइन करता है। अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में क्रूर और अशुभ ग्रहों का प्रभाव है और आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा विवाह के अनुकूल नहीं है, आपके नवांश में भी 7वां भाव पीड़ित है, तो इन सब बातों को एनालाइज करके एक ज्योतिषी यह पता लगाता है कि आपकी मैरिज डिले होगी या समय पर होगी, और अगर डिले होगी तो कितना डिले होगी। अब समझते हैं कि ज्योतिष में ग्रहों और भावों की किस स्थिति को मैरिज डिले होने का संकेत माना जाता है। ज्योतिष में जो 7वां घर है उसको मैरिज रिलेशनशिप्स और बिजनेस पार्टनरशिप का घर कहा जाता है। शादी से जुड़े हुए सारे पहलू इस 7वें भाव के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए इसको पत्नी भाव भी कहते हैं।
यही बताता है कि आपको किस तरह का साथी मिलेगा और रिश्ते का स्वभाव क्या होगा। काल पुरुष कुंडली के अनुसार देखें तो 7वें घर को शुक्र यानी कि वीनस रूल करते हैं और शुक्र को एस्ट्रोलॉजी में लव, ब्यूटी और सेक्सुअल लाइफ से रिलेट किया जाता है। एक पुरुष की कुंडली में ही शुक्र उसकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी यही विवाह का कारक ग्रह माना गया है। स्त्रियों की कुंडली में भी शुक्र उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनकी कुंडली में बृहस्पति यानी कि जुपिटर को हस्बैंड का इंडिकेशन और विवाह का कारक ग्रह माना गया है। तो शुक्र जो है वो हमारी लव लाइफ से जुड़ा हुआ ग्रह है और काल पुरुष कुंडली में उसका 7वें घर पर रूल करना यह दिखाता है कि वो घर हमारी मैरिज और रिलेशनशिप से डीपली जुड़ा हुआ होता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि हर व्यक्ति के कुंडली के घरों के स्वामी अलग अलग होते हैं, क्योंकि घरों के स्वामी इस बात से निर्धारित होते हैं कि आपके जन्म के समय किस घर में कौन सी राशि थी, जो कि फिर आपके लगन यानी असेंडेंट को डिसाइड करती है। तो एक काल पुरुष कुंडली में जो लगन यानी कि पहला घर है वो हमेशा एरीज मेष राशि ही होती है और वहां से फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाकी की 11 राशियों को कर्म अनुसार रखा जाता है। लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली में लगन अलग होता है। आपकी कुंडली में हो सकता है कि पहले घर यानी कि लगन में मिथुन राशि हो, तो फिर आपके पहले घर का स्वामी होगा बुध यानी कि मरकरी, और इसके चलते बाकी घरों की राशियां और उसके स्वामी भी बदल जाएंगे। 7वें घर में धनु राशि का वास होगा और स्वामी ग्रह होंगे बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो अब मुख्य बात यह है कि अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, जैसे कि शनि, मंगल, राहु या फिर केतु, तो उससे आपकी मैरिज डिले हो सकती है। अब ये प्रभाव कई तरह से हो सकते हैं। हो सकता है कि यह शनि या मंगल आपके 7वें घर के स्वामी हो, या जिस समय आपकी कुंडली चेक कर रहे हैं उस समय वो आपके 7वें घर में वास कर रहे हों, या फिर अगर आपके 7वें घर का स्वामी कोई दूसरा ग्रह है लेकिन वो इन ग्रहों की दृष्टि में है, इनसे प्रभावित यानी कि अफ्लिक्टेड है, तो यह भी जातक की शादी में देरी का कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर 7वें घर का स्वामी यदि कमजोर स्थिति में है या फिर वो 6, 8वें या 12वें घर में वास कर रहा है, तो वो भी शादी में देरी ला सकता है, क्योंकि 6, 8 और 12 को दुख भाव में गिना जाता है और इन्हें सामान्यतः अशुभ माना जाता है। 7वें घर के अलावा दूसरा यानी कि सेकंड, 11वां और 12वां घर भी मैरिज को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा घर आपके सगे परिवार, पति पत्नी, माता पिता, बच्चों से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको कुटुंब भाव भी कहते हैं। तो अगर आपका दूसरा घर सही स्थिति में है, उसके स्वामी ग्रह की दशा भी अनुकूल है, तो इससे आपके पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं, परिवार में एकता रहती है और समय पर शादी होती है। इसके लिए पारिवारिक संबंध अच्छे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अपने माता पिता और बाकी क्लोज रिलेटिव्स के साथ ही आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उससे आपकी मैरिज डिले हो सकती है और इससे ओवरऑल फैमिली लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इसके अलावा दूसरा घर धन और संपत्ति से भी संबंधित होता है। इसको धन भाव भी कहते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना धन, संपत्ति और ऐश्वर्य कमाएगा वो दूसरे भाव से ही निर्धारित होता है। अगर दूसरा भाव मजबूत ना हो तो व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। वो फाइनेंशियली अनस्टेबल हो सकता है और हम सब जानते हैं कि शादी के लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का विवाह ऐसे घर में हो जहां किसी चीज़ की कोई कमी ना हो और जहां उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती रहे। इसीलिए अगर कोई चाहता है कि उसकी शादी डिले ना हो तो उसको अपने 7वें घर के साथ साथ दूसरे घर पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही घर उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, जो कि टाइम पर शादी होने के लिए ज़रूरी रहता है। इसके अलावा दूसरा घर बोलचाल और आपकी वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। जिनका दूसरा भाव मजबूत होता है वो लोग बातचीत करने में अच्छे होते हैं, जो फिर उनको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसीलिए भी मैरिज के मामले में दूसरे भाव की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद जो 11वां भाव है, जो कि लाभ, मित्रता और आपके सामाजिक नेटवर्क का भाव है, यह भाव कामनाओं की पूर्ति से और मटेरियल चीज़ों की प्राप्ति से संबंधित होता है। तो कई लोगों के शादी डिले होने के कारण ये होता है कि वो शादी करना ही नहीं चाहते, उनकी शादी की कोई इच्छा ही नहीं होती। तो इसका कारण 11वें भाव का कमज़ोर होना भी हो सकता है। ये देखा जाता है कि जिन लोगों का 11वां घर पीड़ित होता है वो लोगों से बातचीत करने में, सोशल नेटवर्क्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते और खुद को दूसरों से आइसोलेट करके रखते हैं, और ऐसे में मैरिज के डिले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 11वां भाव एक उपचय भाव है
यानी कि यह जिस भी दूसरे भाव के साथ संबंधित होता है उससे मिलने वाले लाभ को बढ़ा देता है। तो अगर ये 7वें भाव के साथ संबंधित है, यानी कि 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में वास कर रहा है और उसकी दशा शुभ है, तो ऐसे में विवाह के जल्दी होने के आसार बढ़ जाते हैं। फिर 12वें घर का प्रभाव समझना भी बहुत आवश्यक है मित्रों, क्योंकि यह घर बेड प्लेजर्स और पार्टनर्स के बीच की बॉन्डिंग से भी जुड़ा हुआ होता है। इसको हाउस ऑफ लॉसेस भी कहा जाता है और इस घर के पीड़ित होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उसे जेल, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लंबे समय के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है और अगर 7वें घर का स्वामी उस समय 12वें घर में हो तो इससे मैरिज में डिले हो सकता है। हम सब जानते हैं कि ज्योतिष में शनि को कार्यों में देरी, रुकावट और समस्याएं लाने के लिए जाना जाता है। शनि एक व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, उसको अनुशासित करते हैं और जब वो फल प्राप्ति के लायक होता है तभी उसे फल देते हैं। अब अगर शनि आपके 7वें घर के स्वामी हैं या वो 7वें घर में बैठे हैं या फिर 7वें घर का स्वामी शनि के साथ बैठा है या शनि की दृष्टि के प्रभाव में है, तो इन सभी सिनेरियोज में अगर कोई भी आपकी कुंडली में प्रेजेंट है तो आपकी शादी में देरी और रुकावटें आ सकती हैं। ज्योतिष में हर ग्रह की एक दृष्टि होती है, जैसे कि जो बृहस्पति है अपनी पोजीशन से 5वें, 7वें और 9वें घर पर दृष्टि डालते हैं, इसी तरह शनि की दृष्टि अपनी पोजीशन से 3रे, 7वें और 10वें घर पर पड़ती है। यानी अगर शनि पहले घर में है तो पहले घर पर तो उनका प्रभाव रहेगा ही, लेकिन वहां से जो 3रा घर, 7वां और 10वां घर है उन पर भी शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए कुंडली देखते समय ज्योतिषी को इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह किस घर में है। शनि के प्रभाव से एक व्यक्ति रिलेशनशिप्स के मामले में काफी ज्यादा सीरियस अप्रोच रखने लग जाता है और इसी वजह से वो किसी के साथ कमिटेड होने से पहले काफी सोचता है, जो कि फिर से मैरिज के डिले होने का एक कारण बन सकता है। मित्रों, अगला ग्रह है मंगल। मंगल का 7वें घर में होना भी मैरिज डिले का कारण बन सकता है, क्योंकि मंगल के प्रभाव से एक व्यक्ति ज़्यादा एग्रेसिव और डोमिनेटिंग बन सकता है और यह इस तरह का बिहेवियर बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, जिस वजह से लोग जातक से दूर रहते हैं और उसको मैरिज प्रपोजल मिलने में समस्याएं आ सकती हैं। फिर अगर आपके पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में मंगल है तो इसे मांगलिक दोष बोला जाता है, जो कि फिर मैरिज को और अधिक डिले कर देता है। एक मांगलिक व्यक्ति को रिश्ता ढूंढने में काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर उसी व्यक्ति से विवाह करने को कहा जाता है जो स्वयं मांगलिक हो। नॉन मांगलिक लोग जल्दी मांगलिक लोगों से विवाह नहीं करते, क्योंकि इससे मैरिड लाइफ में समस्याएं आने की संभावना होती है। तो इस तरह से मंगल और मांगलिक दोष भी मैरिज में डिले का कारण बन जाता है। इसके अलावा राहु और केतु भी विवाह में होने वाली समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, राहु एक अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं जो समाज के हिसाब से बिल्कुल उल्टे होते हैं। राहु के अनफेवरेबल होने पर एक व्यक्ति नशीली चीज़ों का, भौतिक सुखों का आदी हो सकता है। इसीलिए अगर राहु ने 7वें घर को ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसकी दशा अच्छी नहीं है तो यह सब चीज़ें ओवरऑल एक व्यक्ति की शादी में समस्याएं ला सकती हैं। राहु के बुरे प्रभाव से जातक के लिए एक पार्टनर के साथ कमिटेड रहना भी मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई बार शादी समय पर नहीं हो पाती और अगर होती भी है तो लंबी नहीं टिकती है। इसी तरह से जो केतु हैं वो सांसारिक जीवन से डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको स्पिरिचुअलिटी के साथ भी रिलेट किया जाता है। केतु के 7वें भाव में होने से व्यक्ति शादी में अनइंटरेस्टेड हो सकता है, उसकी शादी करने की या रिलेशनशिप्स में आने की इच्छा समाप्त हो सकती है। इसीलिए मैरिज डिले के लिए जब भी कुंडली चेक की जाती है तो राहु और केतु की स्थिति को देखना अति आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा शुक्र और चंद्र का भी विवाह से गहरा संबंध है। ये ग्रह सामान्यतः शुभ माने जाते हैं और विवाह में अड़चने नहीं लाते, लेकिन अगर ये ग्रह पीड़ित हों तो विवाह में देरी का कारण बन सकते हैं। देखिए, शुक्र को प्रेम और विवाह का कारक ग्रह माना गया है, तो अगर शुक्र कन्या यानी वर्गो राशि में है, जहां वो नीच के यानी कि डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो उससे भी आपकी लव लाइफ में समस्याएं आ सकती हैं और मैरिज डिले हो सकती है। दूसरी तरफ चंद्र मन और भावनाओं को रूल करते हैं और अगर चंद्र वीक हैं, जो कि वो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो में होते हैं या फिर वो शनि, मंगल या राहु केतु के प्रभाव में है, तो इससे एक व्यक्ति का मन और भावनाएं अनस्टेबल हो सकती हैं और उसके लिए रिलेशनशिप्स में कमिटेड रह पाना कुछ मुश्किल हो जाता है, जो कि फिर से मैरिज डिले के कारण बन सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति का भी शादी विवाह के मामले में काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। एक महिला की कुंडली में बृहस्पति पति का रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे में उनका अच्छी स्थिति में होना विवाह के लिए शुभ माना जाता है।
तो ये तो हुई ग्रहों की बात, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे कहते सुना है कि हमारी जन्म कुंडली में तो सारे ग्रह सही स्थिति में हैं, फिर भी हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है। तो इसका उत्तर है नवांश कुंडली यानी कि D9 चार्ट। आपकी जन्म कुंडली में 12 राशियां होती हैं और हर राशि 30 डिग्री की होती है, और जब हर एक राशि को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उससे बनता है नवांश चार्ट, जिसे कि D9 कुंडली भी बोला जाता है। जहां लगन कुंडली हमारी ओवरऑल लाइफ और पर्सनालिटी के बारे में बताता है, वही नवांश कुंडली हमारी लाइफ के डीपर एस्पेक्ट्स के बारे में बताती है। स्पेशली आपकी मैरिज, लाइफ पार्टनर, आपके भाग्य और आपके इनर सेल्फ के बारे में नवांश चार्ट से बहुत कुछ जाना जा सकता है। इसको इस तरह समझिए कि अगर लगन कुंडली से ये पता चलता है कि आपके जीवन में क्या हो सकता है, तो नवांश कुंडली से यह पता चलता है कि जो होना है वो कैसे, किस तरह से होगा। देखिए, नवांश आपके ग्रहों की असल शक्ति को दर्शाता है। हो सकता है कि लगन कुंडली में कोई ग्रह जैसे कि शुक्र अच्छी स्थिति में दिख रहा हो, लेकिन जब हम नवांश को एनालाइज करें तो मालूम पड़े कि यह ग्रह असल में इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है और उससे हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि मैरिज और रिलेशनशिप्स से जुड़े हुए जो ग्रह हैं, इनका डीप एनालिसिस नवांश चार्ट से किया जा सकता है और इसी के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि आपके जीवन साथी का स्वभाव कैसे होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। मित्रों, नवांश कुंडली के बिना किसी भी जातक के विवाह के बारे में प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। जैसा कि अगर आपके नवांश के पहले, चौथे या 7वें घर में शुक्र, बृहस्पति और चंद्र जैसे ग्रह प्लेस्ड है तो आपका वैवाहिक जीवन शांतिमय और सुखद होगा। अगर आपके नवांश के 7वें घर में बृहस्पति है तो आपका होने वाला जीवन साथी समझदार, आध्यात्मिक और दयालु स्वभाव का हो सकता है। इसके अलावा अगर हम नवांश को ग्रहों की दशा के साथ कंबाइन कर दें तो हम इस चीज़ का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति का विवाह एग्जैक्टली किस समय होगा। जैसे कि अगर किसी की कुंडली में इस समय शुक्र की दशा चल रही है तो उस समय विवाह होने की संभावना अधिक होती है, या फिर आपके 7वें घर का जो स्वामी है, अगर उसकी दशा भी चल रही है तो उससे भी विवाह का योग बन जाते हैं। इन दशाओं का कैलकुलेशन विंशोत्तरी दशा के आधार पर किया जाता है, जो कि ज्योतिष की सबसे बड़ी यूज होने वाली दशा प्रणाली है, जिसके जनक माने जाते हैं ऋषि पराशर। इस दशा प्रणाली से आपके जीवन में कई इंपॉर्टेंस इवेंट के बारे में काफ़ी सटीक प्रेडिक्शन की जा सकती है, जैसे कि आपका कैरियर में कब सफलता मिलेगी, आपका विवाह कब होगा आदि। दशा को बेसिकली आप टाइमलाइन समझ सकते हैं, जिसके डिफरेंट फेजेस को डिफरेंट प्लैनेट्स रूल करते हैं। ये दशा चंद्र नक्षत्र पर आधारित होती है और इसका टोटल साइकिल 120 वर्ष का होता है, जो कि प्राचीन समय में एक इंसान की आइडियल एज भी मानी जाती थी। इस 120 वर्षों के समय चक्र को सभी 9 ग्रहों के बीच में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि शुक्र की दशा होती है 20 वर्ष की, चंद्र की दशा होती है 10 वर्ष की और शनि की 19 वर्ष की। ऐसे ही कुल मिलाकर सभी ग्रहों की दशा 120 वर्ष की हो जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में इस समय शनि या राहु केतु जैसे ग्रहों की दशा चल रही है तो उससे भी मैरिज में डिले हो सकता है। इसीलिए इस मामले में विंशोत्तरी दशा का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि अब तक हमने जो बात की है वो मैरिज डिले के बारे में है, और डिले का मतलब यहाँ ये है कि शादी नॉर्मल माने जाने वाली एज से थोड़ी लेट होगी, समय अधिक लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी होगी ही नहीं। हालांकि कुंडली में कुछ ऐसे भी योग बनते हैं जिनके बनने पर विवाह की संभावना ही खत्म हो जाती है या ना के बराबर रह जाती है। जैसे कि अगर आपके 7वें घर का स्वामी नीच का है, इसके साथ ही वो दुख भाव 6, 8, 12 भाव में स्थित है, और इसके अलावा वो अशुभ ग्रहों शनि, मंगल, राहु, केतु के प्रभाव में भी है। फिर आपका जो शुक्र और गुरु ग्रह है वो लगन कुंडली और नवांश दोनों में अशुभ ग्रहों से प्रभावित है, और आपके नवांश का जो 7वां घर है वो भी कई सारे अशुभ ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित है। तो इन कॉम्बिनेशंस के चलते हो सकता है कि किसी का विवाह संभव ही ना हो पाए। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि शादी जीवन का एक हिस्सा है, यह जीवन नहीं है, और अगर किसी कारण से आपका विवाह नहीं भी होता है तो उसके लिए दुखी ना हो। भगवान कृष्ण की बात याद रखें कि मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल प्राप्ति होगी या नहीं यह हमारे हाथ में नहीं है। अगर आपकी कुंडली में विवाह में देरी होने के आसार हैं भी तो परिवार या समाज के डर से जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में आप हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कर ले जो आपके लिए सही ना हो या जिसके लिए आप सही ना हो। कई लोग बिना किसी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से बात किए जेमस्टोन और दूसरे यंत्र पहनते हैं, तो ऐसा ना करें।
क्योंकि इससे लाभ की जगह हानि हो सकती है। अगर कोई जेमस्टोन पहनना भी है तो पहले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके फिर एक वेरीफाइड सेलर से अच्छी क्वालिटी का जेम खरीद सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी जनरल एडवाइस बिना एस्ट्रोलॉजर से पूछे फॉलो ना करें, क्योंकि सबकी कुंडली अलग होती है। इसीलिए उसके पूरे एनालिसिस के बाद ही कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि आपको किन रिचुअल्स को फॉलो करने से लाभ मिल सकता है। हर चीज़ अपने सही समय पर ही होती है। अगर आपके 7वें ग्रह में शनि है तो पूर्णतः अशुभ भी नहीं है, क्योंकि इससे भले ही आपकी मैरिज डिले होगी, लेकिन उस समय में आप जीवन में ज़्यादा डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग और मैच्योर बन जाएंगे और उसके बाद अपना पार्टनर भी ज़्यादा समझदारी से चुन पाएंगे। देरी से शादी करने की वजह से आपका जो पार्टनर होगा वो भी आपकी तरह ही मैच्योर होगा, जिससे कि फिर उस रिलेशनशिप्स के लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो शादी डिले होने के बारे में ज़्यादा परेशान ना हो, उस समय का प्रयोग खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए करें। इससे आप कैरियर में भी ग्रो करेंगे, जिससे कि फिर आगे आपको अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में भी हेल्प मिलेगी। तो ये थी मैरिज डिले से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।